हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो इस 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह पे। और मैं जितेंद्र सिंह आप सबको इस 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी, इंडिपेंडेंस, इसकी कीमत आप सभी लोग जानते होंगे और इस पृथ्वी का हर प्राणी आज़ादी की कीमत से परिचित है ना। क्योंकि आज़ादी क्या होती है? आज़ादी अपने आप में ही जीवन होती है। बिना आज़ादी के जीवन को जीवन नहीं माना जाता। तो हमने अपने देश की आज़ादी के लिए कितनी सारी जो है सेक्रीफाइस किया, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया, ये सब भी आप लोग पढ़ चुके हैं और इतिहास में जानते हैं इसे। तो आज हम अपने इस 73वें इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर, जो स्वतंत्रता दिवस हमारा है, इसकी पूर्व संध्या पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि अपनी इस आज़ादी को हम हमेशा बरकरार रखेंगे और अपने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखकर हम भारत को एक विकसित देश के रूप में बनाएंगे। बहुत ही जल्द हम भारत को विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने लेकर के आएंगे। ये आज हम सब का संकल्प होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग हमने आपसे एक दिन थोड़ा सा बजट पे बात किया था, यूनियन बजट 2020-21 पे, केंद्रीय बजट 2020-21। तो हमने उसमें आपको थोड़ा सा बताया था कि जो बजट होता है, जब बजट बनता है तो उसमें 3 साल के डेटा होते हैं। 3 साल के डेटा होते हैं कि 3 साल में क्या होता है। एक तो आपका जो है प्रीवियस ईयर होता है, एक आपका करंट ईयर होता है और एक आपका क्या होता है, कमिंग ईयर होता है। एक प्रीवियस ईयर होता है, एक करंट ईयर होता है और एक कमिंग ईयर होता है। तो कमिंग ईयर वो ईयर होता है जिसके लिए बजट पेश किया जाता है। ये मैं आपको फ्लो चार्ट बना करके समझा चुका हूँ और आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट्स में आपने अपडेट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा बजट होता है, बजट का मतलब एक तरीके से लेखा जोखा है ना, वित्त वर्ष का लेखा जोखा। तो जो लेखा जोखा है उसमें क्या अकाउंटिंग होती है, कैसे होती है। तो जो 2020-21 का यूनियन बजट है आपका, इसे हम हिंदी में संघीय बजट या केंद्रीय, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट है और केंद्र सरकार को संघ भी कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार कहें, हम संघीय सरकार कह सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ है, इसलिए संघीय सरकार या संघीय बजट भी इसे कहते हैं। तो जो हमारा बजट है, इस बार का जो बजट बनाया गया है, तो बजट क्या होता है आपको पता है कि आमदनी और खर्चों का लेखा जोखा होता है। बजट क्या होता है? आमदनी और खर्चों का एक लेखा जोखा होता है ना, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि हमारी इनकम कितनी रहेगी, क्या अनुमानित है, और हमारे खर्चे क्या अनुमानित हैं। तो हमारी जो अनुमानित इनकम है, रुपीज कम्स फ्रॉम, है ना, ये रुपीज कम्स फ्रॉम मतलब हमारी जो इनकम है वो कहाँ कहाँ से आएगी भाई। जैसे हम कहते हैं हमारी 100 रुपये इनकम होगी, तो उसका कोई सोर्स भी तो होगा। जब हमें सोर्स पता होगा तभी तो हम कह रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट, कि हमारी इनकम इतनी होगी। लेकिन वो इनकम कहाँ से होगी, हमें ये भी तो दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में रुपया आता है, संघीय या केंद्रीय बजट 2020-21 में रुपीज कम्स फ्रॉम। तो नंबर 1 पे आपका कॉर्पोरेशन टैक्स है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निगम कर, है ना, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो जो कॉर्पोरेशन टैक्स से जो हमारी इनकम आती है वो 18 पैसे है, सबसे ज़्यादा। निगम कर क्या होता है? निगम कर का मतलब ये नहीं होता जो आपका हाउस टैक्स और बिजली पानी का बिल लेते हैं वो निगम नहीं। निगम कॉर्पोरेशन मतलब कॉर्पोरेट कंपनीज,
कंपनी की इनकम पे जो कर लगाया जाता है, जैसे इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत इनकम पे जो कर लगाया जाता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। मान लीजिए कि आपकी जॉब लग जाएगी, है ना, और आपकी सैलरी 18,000 पर मंथ है, तो 18,000 पर मंथ आपकी क्या है, इनकम है, पर्सनल इनकम है। इस पे जो टैक्स लगेगा वो क्या होगा, आपका इनकम टैक्स होगा, आयकर होगा। तो उसे इनकम टैक्स कहते हैं जो व्यक्ति की आय पे लगता है। जो कंपनी की आय पे कर लगता है उसे हम निगम कर कहते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स 18 पैसे। यानी 18 पैसे मतलब ये है यहाँ पे कि अगर टोटल आमदनी 100 पैसे है, टोटल आमदनी 100 पैसे है, तो उसमें से आपका 18 पैसे ये क्या हो गया, आपका निगम कर हो गया। ये है मतलब 100 पैसे में 18 पैसे हिस्सा कहाँ से आता है, या हम कहते हैं 100% में 18% कहाँ से आ रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रहा है। सेकंड आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस सबसे आप परिचित होंगे, इससे जीएसटी से कहते हैं ना, अभी हाल ही में 2017 में लाया गया था। तो जीएसटी क्या है, वस्तु एवं सेवा कर। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। तो वस्तु एवं सेवा कर से भी आपको यहाँ 18 पैसे दिख रहा होगा, है ना। तो लेकिन ये सेकंड नंबर पे ही है, ये फर्स्ट नंबर पे ही है। 18 पैसे मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में और बाद में डिफरेंस होगा। तो सबसे ज्यादा पे जो टॉप पे है ये कॉर्पोरेशन टैक्स है, फिर उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसके बाद आपका इनकम टैक्स आय का, जैसा कि मैंने आपको बताया व्यक्ति की इनकम पे लगने वाला टैक्स, व्यक्ति की इनकम पे लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है, आपका इनकम टैक्स कहलाता है, आयकर कहलाता है। और आयकर से जो इनकम होती है भारत सरकार की वो है कितनी, 17 पैसे। यानी 100 पैसे में कितनी आपकी 18 पैसे, फिर ये दूसरा 18 पैसे हो गया आपका, एक तरीके से ये आपका सिटी कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये आपका जीएसटी हो गया, है ना, 17 पैसे। ये आपका क्या हो गया, आपका इनकम टैक्स आईटी हो गया, है ना। उसके बाद आपका इस तरीके से मतलब दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7 पैसे। अब देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जब कई सारे करों को मिलाकर के जीएसटी बना दिया गया था, क्योंकि कई सारे करों को मर्ज करके उसको जीएसटी बना दिया गया था, तो फिर ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात हम क्यों कर रहे हैं, हम केंद्रीय उत्पाद, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बिकॉज आपको पता है कि जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और क्या होता है आपका जो अल्कोहल यानी वाइन है, इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगेगा, वो किस पे लगेगा, आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगेगा, है ना, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आपका जो है जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे क्या लगेगा, आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो इसलिए हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क की बात करें, हम ब्रैकेट में लिख दिया, सब पे नहीं लगेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगेगा, क्योंकि बाकी को क्या है, सबको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। अगला है कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क का मतलब होता है जो चीजें विदेशों से हमारे देश में आती हैं, है ना, तो चाहे वो बाय एयर आती हैं तो एयरपोर्ट पे, और अगर शिप से आती हैं तो बंदरगाह पे, पोर्ट्स पे, तो वहां पे उन पे टैक्स लगाया जाएगा। तो जब कोई भी चीज, विदेशी चीज भारत में एंटर करेगी तो सीमा पे उसे टैक्स देना पड़ेगा, दैट्स नोन एज कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क से जो हमारी इनकम आएगी वो 4 पैसे आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है, तो देखिए अगला है नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, भारत सरकार को जो इनकम है वो क्या है, एक तरीके से भाई राजस्व आ रहा है ना। तो राजस्व आ रहा है, तो कर से राजस्व आ रहा है। देखो निगम कर, सेवा कर, आय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तो ये क्या है, कर हो गए। तो 1 2 3 4 5 ये चीजें आपकी, कॉर्पोरेशन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, है ना। तो ये कर है, तो इनसे जो इनकम आती है उसे कहते हैं टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व। इनसे जो इनकम आएगी उसे क्या कहते हैं, टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व, क्योंकि कर लगा करके सरकार को राजस्व आ रहा है। कैसे आ रहा है, कर लगा करके सरकार को राजस्व आ रहा है, तो कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू। अगला है 6 नंबर पे आप देख रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व जो सरकार की इनकम होगी वो 10 पैसे होगी, है ना, यानी इनमें से 10 पैसे होगी नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व। तो ये आपका टैक्स रेवेन्यू है और ये आपका गैर कर राजस्व है ना। तो अब गैर कर राजस्व में क्या होता है भाई, जैसे आपने कहा भाई टैक्स से इनकम तो आती है, अब टैक्स ही नहीं लगाया फिर भी इनकम आ गई। तो देखिए जैसे आपका फीस आप जानते हैं, है ना, ट्यूशन फी, है ना, आप ऐसी फी जैसे कोई भी आपने जो है लाइसेंस बनवाते हैं उसकी फी भरनी पड़ती है। तो फीस, फाइन, जुर्माना, जैसे आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं और आपका चालान कट गया, या गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं, चालान कट गया, इंटरेस्ट, ब्याज, है ना। भारत सरकार क्या करती है कि कर्ज भी देती है, तो कर्ज देती है तो उस पर उसको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो देखिए
आपका जो है ये जो फी है, फाइन है, जो इंटरेस्ट है, यानी कि जो शुल्क है, जो जुर्माना है, जो ब्याज है, क्या ये टैक्स है? नहीं, टैक्स नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा गया गैर कर राजस्व, है ना। अगला है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट। डिविडेंड्स का मतलब लाभांश, प्रॉफिट का मतलब लाभ। सरकार को कुछ लाभांश और लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो सरकार को लाभांश और लाभ कहाँ से प्राप्त होते हैं? जैसे आरबीआई, है ना, आरबीआई से सरकार को प्राप्त होता है सबसे ज्यादा। गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, है ना, उनसे लाभांश प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए इंडियन ऑयल है, एचपी, मतलब जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो वो जो प्रॉफिट कमाती हैं उसमें भारत सरकार को वो हिस्सा देती हैं। और आरबीआई, है ना, आपको पता ही है। तो डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, आरबीआई, गवर्नमेंट कंपनीज, तो गवर्नमेंट को यहाँ से डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो ये तो टैक्स नहीं है, लेकिन राजस्व है। तो कैसा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अगला है क्या आपका एक्सटर्नल, एक मिनट क्या लिखा है, ये आपका एक्सटर्नल ग्रांट्स, है ना, यहाँ पे ग्रांट लिखेंगे, एक्सटर्नल ग्रांट्स एक्सेट्रा, यानी हमें बाहर से कोई भी ग्रांट, अनुदान मिलता है किसी भी देश के द्वारा या आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो वो इनकम होती है, तो वो भी टैक्स नहीं है। तो ये आपका क्या होगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो इनकम है वो कितनी है? 10 पैसे आपकी है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है हमने आपको ये बता दिया। तो ये आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो टैक्स रेवेन्यू ये यहाँ तक, और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को मिलाकर के बनता है रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि आपकी राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां, आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं। राजस्व प्राप्तियां आपकी दो प्रकार की हो गई, है ना। तो एक ये हो गई टैक्स रेवेन्यू, और दूसरी आपकी ये हो गई आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, या टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, दोनों ही क्या है? राजस्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, तो यानी बजट का एक हिस्सा क्या होता है? राजस्व प्राप्ति होती है। और राजस्व प्राप्ति में दो प्रकार होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो आपने समझ लिया। दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ पे देखिए लिखा है रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा लिखा है कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में कहाँ से पैसा आता है? कैपिटल मतलब पूंजी प्राप्तियां। तो कैसे आता है? बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, है ना, बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, है ना। तो सरकार क्या करती है? आपको पता है कि मैक्सिमम देशों की सरकारें ज्यादातर क्या आती हैं? कर्ज लेती हैं। खासकर आपकी विकासशील देशों की सरकारें या जो अल्प विकसित देश हैं वो भी कर्ज लेते हैं, है ना। तो बोरोविंग्स यानी उधार से, तो उधार से जो पैसा आता है उसे यहाँ पे नहीं रखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं रखेंगे, उसे कहाँ रखेंगे? कैपिटल रिसिप्ट में रखेंगे, है ना। एंड अदर लाइबिलिटीज, और अन्य देयता है। तो अन्य देयताओं में क्या होता है? अन्य देयताओं में जैसे होता है आपका, जैसे एम्प्लॉयज, जानते हैं आप लोग, जो लोग जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी से कुछ पैसा कटता है, जो कहते हैं पीएफ में जाता है। तो एम्प्लॉयज का जो पीएफ का पैसा है सरकार के पास रहता है, तो सरकार उसको यूज करेगी, है ना। तो वो आपका अदर लाइबिलिटीज में आता है, जैसे पीएफ हो गया, आपका एनएससी हो गया, और आपका किसान विकास पत्र हो गया, पोस्ट ऑफिस में आपकी जो जमाएं हैं, ये सब किस में आएंगी? आपकी, ये आपकी आती हैं आपकी अदर लाइबिलिटीज में। तो ये आपका बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटी हो गई। तो ये तो बोरोविंग की कर्ज हो गया, अभी अदर लाइबिलिटी हो गई। अगला है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट एक तरीके से कर्ज के रूप में थी, हालांकि ये कर्ज नहीं है, लेकिन है तो लाइबिलिटी सरकार के ऊपर, है ना। जो पैसा, जैसे मान लीजिए हमारे पीएफ से पैसा कटा सरकार के पास है, तो अल्टीमेटली उसके पास है, तो वो उसको मुझे लौटाना पड़ेगा एक न एक दिन, तो लाइबिलिटी है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, है ना, यानी ऐसी पूंजी प्राप्तियां जो कर्ज नहीं है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसी पूंजी प्राप्तियां जो कर्ज नहीं है। तो बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटी से कितना सरकार को इनकम है? 20 पैसे है, हालांकि लौटाना पड़ेगा, इसलिए जिम्मेदारी है। अगला है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि ऐसी पूंजी प्राप्तियां जो कर्ज नहीं है। उसमें क्या? डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। आपको पता है सरकार हर साल एक विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित करती है। एयर इंडिया को सरकार विनिवेश करना चाहती है, उससे पैसा आएगा, है ना। तो जितनी भी सरकार, जहाँ पे सरकार का पैसा लगा हुआ है, सरकार क्या करती है? उनको क्या करती है? विनिवेश कर देती है, अपनी हिस्सेदारी बेच देती है, उससे उसको पैसा आता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। दूसरा रिकवरी ऑफ लोन्स, है ना। देखिए यहाँ पे लोन पे ब्याज आ रहा था, तो जो लोन पे जो ब्याज आता है वो क्या होता है? गैर कर राजस्व। लेकिन अगर लोन की वसूली कर ली जाए तो उसको हम कहाँ? भाई सरकार ने जो लोन दे रखा, ऋण दे रखा है, तो उस पे
जितने समय के लिए लोन दिया होगा तो उसको ब्याज मिलेगा। जब लोन पे ब्याज मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा वो। लेकिन अगर उसने मान लीजिए उसने 100 करोड़ का कर्जा दिया था, अब 100 करोड़ पे जो ब्याज आ रहा था, वो इनकम आ रही थी, उसे हम कहाँ रखेंगे, उसे हम रखेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू में, गैर कर राजस्व में, यहाँ पे इंटरेस्ट में। लेकिन अगर वो 100 करोड़ रुपये ही गवर्नमेंट को वापस मिल गया तो उसे हम कहेंगे रिकवरी ऑफ लोन, ऋणों की वसूली। तो वो आपका आएगा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट में, पूंजी प्राप्तियों में आपका आएगा। तो इससे नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से जो गवर्नमेंट की इनकम है वो कितनी है आपकी है, वो है आपकी 6 पैसे। तो इस तरीके से आपका ये मनी कम्स फ्रॉम रुपया कहाँ से आता है, तो ये आपका इस तरीके से हो गया कि मनी कम्स फ्रॉम यूनियन बजट 2020 की, केंद्रीय बजट 2020-21 में ये है कि कॉर्पोरेशन टैक्स सबसे ज्यादा 18 पैसे है, फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स 18 पैसे है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स में अंतर होगा, लेकिन ये नंबर एक पे ही रहेगा ऊपर वाला। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो कॉर्पोरेशन टैक्स से ही होती है, टैक्स में। फिर इनकम टैक्स आयकर है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 7 पैसे है, और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगता है, अन्य पे नहीं लगता है। कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क 4 पैसे है। नॉन टैक्स रेवेन्यू से इनकम 10 पैसे होगी। इसमें क्या क्या आएगा, फीस, फाइन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, ये कहाँ से आएगा, आरबीआई और गवर्नमेंट कंपनी से आएगा। एक्सटर्नल ग्रांट्स इसमें अभी आएगा, मतलब जो बाहर से हमें अनुदान मिल जाता है। अगला है बारोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, उधार और अन्य देयताएं। अन्य देयताओं में आपको पीएफ हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, जो पोस्ट ऑफिस में जमाएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। फिर अगला है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, है ना, ऐसी पूंजी प्राप्तियां जो कर्ज नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश, जैसे अब गवर्नमेंट का हिस्सेदारी है, कहीं पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी बेच रही है, तो वो कर्ज तो नहीं है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगला है रिकवरी ऑफ लोन्स, ऋणों की वसूली, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है ये रूपी कम्स फ्रॉम रुपया आता है। तो ये इस तरीके से अभी ये आपने यहाँ पे जाना है। तो आपको हालांकि बजट ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ाया था, जब ये फरवरी में आया था, और उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार फिर से पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और एग्ज़ाम की तो पूरी संभावना है कि होना चाहिए एग्ज़ाम, चाहे आपका यूपीएससी का हो या फिर यूपीपीसीएस का हो। तो बस आप लोग क्या करिए, हमारे साथ में चलते रहिए, पढ़ते रहिए, और इस सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में अपडेट करना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत सरकार को सबसे ज़्यादा कर कहाँ से मिलता है, कॉर्पोरेशन टैक्स से मिलता है ना, इनकम टैक्स से मिलता है, कहाँ से मिलता है, या इस तरीके से पूछा था कि आप जो ऋणों की वसूली से जो इनकम आती है वो किस प्रकार की इनकम होती है, टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो ये सब चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो चार्ट इस तरीके से आपको बना लेना है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। और आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, आपको इकोनॉमिक्स की सीरीज़ मिल रही है, और इस तरीके से पूरा करंट अफेयर मिल रहा है आपको। और हमने कुछ शुरू किया था इकोनॉमी इन्वायरमेंट भी, हालांकि इस समय भी उसके वीडियो नहीं आने, वो भी आएंगे, 3 वीडियोस के आए थे। और बाकी आपका जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, और आपका भूगोल, तो ये आपका चैनल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको जाके पढ़ना है वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, PRAPHUL। तो यहाँ पे क्या है, आपका वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पे जाकर के आपको इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के वीडियो मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके इन दोनों चैनल के माध्यम से समग्र तैयारी हम आपकी करा रहे हैं, और उसमें कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस 73वें स्वतंत्रता दिवस की। तो आज हम सब लोगों को फिर से प्रण लेना, एक संकल्प लेना है कि हमें अपने देश को, और इस कोविड-19 महामारी के दौरान हमें अपने देश को, हमें पीछे नहीं जाना, हमें देश को, अपने देश को, अपने प्यारे भारतवर्ष को बहुत आगे लेकर के जाना है। तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको उसकी पूर्व संध्या पे, और हम कामना करते हैं कि हम सब देशवासी मिलकर के अपने देश को बहुत आगे ले जाएंगे। तब तक फिर से जल्दी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम।